उसमें हमने लास्ट टाइम डिसीज की व्याख्या देखी थी या बाकी थी? देखी थी सर। कितने व्यूज देखे थे? सर रिपीट करेंगे, आपने क्या पूछा? सर 2 ही व्याख्या लिखी मैंने थी। ये पूछा कि कितने व्यूज हमने देखे थे। स्वास्थ्य की व्याख्या WHO के अनुसार, फिर आयुर्वेद के अनुसार। प्रमोशन हेल्थ, प्रिवेंशन हेल्थ, रिस्टोर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, कंपटीशन, लास्ट में टूल्स ऑफ योगा लिखा था। तो ये सारे विषयों की जो चर्चा हुई है डिसीज के बारे में, जब हम देखते हैं तो 2 विषय और भी शायद रिपीट हो रहे हैं तो भी करेंगे कि नेचुरोपैथी में एक शब्द का प्रयोग होता है और वो है कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स। माने व्यक्ति का हेल्थ जिस विषयों से अच्छा होता है उसको कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। और वहीं कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमारी हेल्थ बनाने का काम करती हैं, और वहीं डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे शरीर में रोगों का निर्माण करता है। ये बात हमें एक समझनी चाहिए। दूसरा विषय जो है वो उस तरह से देखा जाता है कि भाई शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट है वो जब जमा होते हैं तभी वो रोग का कारण बनते हैं। और एक मात्रा से ज्यादा जब टॉक्सिन्स या मॉर्बिड मैटर या वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होते हैं तब वो शरीर के जिस भाग में वो इकट्ठा होते हैं वहीं पर उस अवयव के रोगों का निर्माण करते हैं। एलोपैथी की तरफ से अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी रोग है वो इन्फेक्शन से होता है। माने कोई भी तरह से जब शरीर में इन्फेक्शन डेवलप होता है और वहीं पर सूजन होती है और वहीं से रोग के लक्षणों की शुरुआत होती है। वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से लगा है या XYZ से लगा है या जो भी है, मगर इन्फेक्शन जो है वो रोग का मूलभूत कारण रहता है। और पूरी पैथोलॉजी जो है वो इन्फेक्शन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो ये जो विषय है ये डिसीज के रूप में देखे जाते हैं। वहीं योग ने क्या क्या है,
कि शरीर में प्राण का प्रवाह कहीं भी कम होता है या बाधित होता है या बाधित होने से कम होता है, ऐसी अवस्था है वो रोग का कारण बनती है। हठ प्रदीपिका और बाकी जगहों पे अगर हम देखते हैं तो वहां पर एक शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो है नाड़ी शोधन, नाड़ी की शुद्धि। तो इसका मतलब यही होता है कि जो वेस्ट हैं, टॉक्सिन्स हैं या मॉर्बिड मैटर हैं, वो तीन प्रकार के रहते हैं। एक स्थूल रहते हैं जो मल के स्वरूप में हमें दिखते हैं, दूसरे सूक्ष्म रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल या ऐसे जो हमें दिखते नहीं हैं, और तीसरे जो हैं वो अव्यक्त रहते हैं। और ऐसे कचरे को सिर्फ योग ने ही स्वीकार किया है, जिसमें कर्मों का विषय भी आ जाता है, ज्ञान भ्रष्ट होने का विषय भी आ जाता है, साधना भ्रष्ट होने का विषय भी आ जाता है। और मन के जो भाव हैं वो भी वहीं पर आ जाते हैं। और कई बार ऐसे भाव जो साधना में रोकने वाले उत्पन्न हो जाते हैं, इन सबों की शुद्धि करनी जरूरी होती है, और कई बार ये भी रोगों के कारण बनती है। तो नाड़ियों का दूषित होना, मलिन होना, ये विषय हमारे हठ योग के शास्त्रों ने भी उसको स्वीकार किया है। तीसरा विषय जो आता है वो है अपने षटचक्र जो है, उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह व्यतीत हो रहा है, या षटचक्र के द्वारा जो हमारे पांचों तत्वों का जो नियंत्रण हो रहा है। तो अगर षटचक्र में से कोई एक चक्र में या एक से ज्यादा चक्र में जब कोई दिक्कत आती है, तो उस पर्टिकुलर तत्व, पर्टिकुलर इंद्रिय में भी व्यवधान आता है और नए नए रोग हो सकते हैं। इसके अलावा पंचकोश के संदर्भ में भी योग में माना गया है कि पंचकोश जो है उसमें कहीं व्यवधान आता है तो भी रोग हो सकते हैं। खास करके पंचकोश के विषय में जिन जिन आचार्यों ने बात की है, आप सभी को पता है कि एक तैत्तिरीय उपनिषद ने पंचकोश के विषय में बात की है, और वहीं दूसरा जो है वह
आदि शंकराचार्य जी ने अलग अलग जगहों पे पंचकोश के विषय की चर्चा की है। और जिन जिन इंस्टीट्यूटों ने पंचकोश को महत्व दिया है उनका ये मानना है कि अगर खान पान में कहीं गड़बड़ हुई तो अन्नमय कोश बिगड़ सकता है और अन्नमय कोश से आगे के कोष बिगड़ सकते हैं। अन्नमय से मनोमय या अन्नमय से प्राणमय में व्यवधान आता है। और या तो मन के भावों के बदलने से, माने मनोमय कोश में गड़बड़ होने से मनोमय कोश में गड़बड़ होने से वहां से अन्नमय या प्राणमय में फिर से व्यवधान आता है और उसके बाद रोगों की व्यक्तता देखी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग रोगों की संकल्पना जो है वो योग में, नेचुरोपैथी में बताई है। वैसे ही आयुर्वेद में देखते हैं तो स्वास्थ्य के विपरीत अवस्था को भी रोग के रूप में देखा है। और ये सारी बातें हमने आई थिंक सो हम चर्चा में ले चुके हैं। क्या आज हमने उस विषय की चर्चा थोड़ी की है। डिसीज शब्द ही डिस इज, ऐसे कई बार इसको अलग किया गया है। डिस इज, ये ऐसी हमारी जो इज है, हमारे शरीर के जो नॉर्मल फंक्शन है, हमारी जो इज है, उसको बिगाड़ने वाली जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसको बिगाड़ने वाली जो अवस्था है, उसको डिसीज या रोग कहा गया है। और उसका मुख्यतः कारण, जैसे मैंने पहले कहा, इन्फेक्शन है। दूसरे शब्दों में विस्तृत रूप से ऐसा भी कहा गया है कि जो हमारी सिस्टम के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसमें एक्सटर्नल या इंटरनल वजहों से, बाहरी या अंदरूनी कारणों से हमारे सिस्टम के जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें जो व्यवधान आता है, उस व्यवधान की अवस्था को भी रोग कहा गया है, डिसीज कहा गया है, which hampers our normal physiological functions, either they are external stimuli or internal stimuli. तो इस तरह से डिसीज को परिभाषित करने का प्रयास अलग अलग में कहा गया है। आयुर्वेद में कहा है दोषों का विषमता, माने दोष जब अनिवन हो जाते हैं तो रोग होते हैं, धातुएं अनिवन होने से रोग होते हैं। तो अग्नि की मंदता, माने अग्नि के मंद हो जाने से भी रोग होते हैं। ऐसे 3-4 कंसेप्ट जो है वो बताए गए हैं। तो ये विषय हम ध्यान में रखेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ डिसीज हमने कर लिए हैं। नहीं सर। तो कहीं भी
ऐसी कोई भी अवस्था जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं, तो सारी व्यवस्थाओं को रोग के रूप में हम देखते हैं। आयुर्वेद में जो मैंने 3-4 बातें बताई वो भी लिख लेना। दोषों की विषमता, धातुओं की विषमता और अग्नि की मंदता। ये मूलभूत रूप से ये 3 विषय ऐसे हैं जो मूलभूत रूप से रोगों का कारण बनती है। रोगों के प्रकार की बात करें अगर हम, तो मूलभूत रूप से रोगों के 2 प्रकार देखे जाते हैं। एक रोग है वो है शरीर के हैं, माने शारीरिक रोग। और दूसरा जो रोग का प्रकार है वो है मन के रोग, माने मानसिक रोग। मूलभूत रूप से ये 2 रोगों की बात आती है, और आगे आप योग वशिष्ठ में भी पढ़ेंगे तो रोगों के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, आदि और व्याधि। आदि का मतलब है जो मन के साथ जुड़े हुए हैं, मन के रोग हैं, और व्याधि है वो शरीर के रोग हैं। आयुर्वेद में भी आदि और व्याधि ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। आयुर्वेद में जब आदि और व्याधि की बात कही गई है तो वहां पर एक बात कही गई है कि जो शरीर के रोग हैं वो आपके मन पर असर डालते हैं, और आपके जो मन के रोग हैं वो आपके शरीर पर असर डालते हैं। माने आपको फीवर भी आता है जो शारीरिक लक्षण है, तो भी उसकी असर आपके मन पर होती है। आपका मन विचलित होता है या स्थिर नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। और अगर कोई मन का रोग है, अवसाद या डिप्रेशन, ऐसा कोई रोग हुआ, तो उसमें भूख वगैरह कम लगने की जो बातें हैं, वो शारीरिक भाव उसमें भी जन्म लेते हैं। तो शरीर के रोग मन पर और मन के रोग शरीर पर अपनी असर छोड़ते ही हैं, ऐसा एक आयुर्वेद में माना गया है। तो मूलभूत रूप से 2 प्रकार, शरीर के रोग, मन के रोग, आदि या तो व्याधि। दूसरे प्रकार से देखें तो रोगों के फिर से 2 प्रकार बताए हैं आयुर्वेद ने, निज और आगंतुक। निज और आगंतुक। निज का मतलब है शरीर के अपने कारणों की वजह से जो रोग होते हैं उसे निज रोग कहा जाता है, और जो बाह्य कारणों से रोग होते हैं उसे आगंतुक रोग कहा जाता है। तो नीच और आगंतुक
ये दो और विषय आते हैं हमारे अंदर। સર આ નીચમાં શું લખાયું તમે શરીર की शरीर अपनी के अपने कारणों की वजह से, अपने अंदरूनी कारणों की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे निज रोग कहा जाता है। माने कारण कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, और आगंतुक है वो बाह्य कारणों से रोग होता है। निज और आगंतुक के बाद जो प्रकार हमारे सामने आते हैं, तो दो प्रकार के रोग होते हैं, साध्य असाध्य। साध्य माने जिस रोगों को हम क्योर कर सकते हैं, ऐसे रोगों को साध्य कहा जाता है, और जिसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं उसको असाध्य कहा जाता है। साध्य के भी वहां दो प्रकार होते हैं, सुख साध्य और कष्ट साध्य। सुख साध्य का मतलब होता है कि आप इजीली क्योर कर सकते हो, कोई भी रोगों की ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट करने से भी वो रोग दूर हो जाता है, उसे सुख साध्य कहा जाता है। और दूसरा आता है कष्ट साध्य। कष्ट साध्य का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। वो क्योर तो होता है, मगर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और एफर्ट्स लगाने पर ही वो रोग दूर होता है। सुख साध्य इजिली क्योर होता है, और कष्ट साध्य थोड़ा उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, कई बार थोड़ा कई बार ज्यादा। और जो असाध्य है, असाध्य की भी दो प्रकार हैं। एक को कहा जाता है याप्य, और दूसरा है असाध्य। याप्य का मतलब क्या होता है कि जब तक आप ट्रीटमेंट करोगे, माने जीवन के अंत तक आपको ट्रीटमेंट करते रहना है। जीवन के अंत तक आपको ट्रीटमेंट करते रहना है। अंग्रेजी में कहे तो मैनेजेबल डिसीज। और माने रोग जब तक ट्रीटमेंट करोगे तब तक काबू में रहेगा, और जैसे आप ट्रीटमेंट छोड़ोगे तो वो फिर से बढ़ना या जो भी है वो शुरू करेगा।
अब दूसरा प्रकार है असाध्य। तो असाध्य का मतलब होता है कि आप कुछ भी कर लो, वो रोग ठीक होना ही नहीं है। माने वो ट्रीटमेंट से कंट्रोल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, कुछ भी है, वो असाध्य ही है। आप कुछ भी कर लो, वो अपने हिसाब से ही चलेगा रोग। खास करके आज कल जो देखे जाते हैं कैंसर वगैरह जो रोग देखे जाते हैं, ये रोग इस कैटेगरी में आते हैं। थैलेसीमिया है, कैंसर है, जो असाध्य की कैटेगरी में है। सेरेब्रल पाल्सी है और ये सारे। और आज के संदर्भ में याप्य के अंदर हाइपरटेंशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज है, ये सारे मैनेजेबल डिजीज है। या इवन दो ओबेसिटी है। तो ये विषय हमारे ध्यान में महत्वपूर्ण रूप से रहना चाहिए। तीसरे प्रकार से अगर रोगों की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार जो हैं वो बताए गए हैं। उसमें पहला प्रकार है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। माने आपके फिजियोलॉजी में चेंज होकर कुछ आते हैं डिजीज। दूसरे डिजीज होते हैं वो है इन्फेक्शियस डिजीज, माने इन्फेक्शन की वजह से होने वाले डिजीज हैं। तीसरे हैं हेरिडिटरी डिसीज। और चौथा है डेफिशिएंसी डिसीज। 4 मुख्य प्रकार फिजियोलॉजिकल, इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस, हेरिडिटरी और डेफिशिएंसी। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो आपकी फिजियोलॉजी, माने आपका पाचन ठीक नहीं हुआ और आपको इंडाइजेशन हुआ, दैट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। पाचन नहीं हुआ और पाचन न होने की वजह से हेडेक हुआ तो फिजियोलॉजिकल डिसीज। सारे हेडेक फिजियोलॉजिकल होंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मगर पाचन ठीक से ना होने से हेडेक होता है, वो फिजियोलॉजिकल हेडेक है। और आप लोगों ने देखा होगा या तो डाइजेशन हो जाए या तो वॉमिट हो जाए तो हेडेक बंद हो जाता है। जैसे फिजियोलॉजी अपने कंट्रोल में आती है वो डिसीज क्लियर हो जाते हैं। कई बार कॉन्स्टिपेशन, तो बहुत सारे डिसीज ऐसे हैं जो फिजियोलॉजी के बिगड़ने से होते हैं और उसमें और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ फिजियोलॉजी को ठीक करो तो डिसीज ठीक हो जाते हैं।
दूसरा मैंने कहा वो है इन्फेक्शियस डिसीज, माने अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन लगने से जो हमें डिसीज होते हैं और उसमें इन्फेक्शन जो लगने की बात आती है तो उसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग सकता है और बैक्टीरिया में भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऐसे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से अलग अलग रोग होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट में यूजुअली हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। समझने का प्रयास यहाँ इसलिए है कि सारे रोगों की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। हालांकि ये विषयांतर हो रहा है, मगर फिर भी एक सेंटेंस हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि सारे रोगों की दवा एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक एक इन्फेक्शन पर, पर्टिकुलर इन्फेक्शन पर, खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करने वाला विषय है और उसमें भी कुछ एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव पर करती हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव पर करती हैं। तो इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया का हो सकता है, दूसरा वायरस का हो सकता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन करके हम कहते हैं सर्दी खांसी और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, यहाँ तक कि कोरोना भी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो वायरस की वजह से होते हैं, जिनकी पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कुछ वायरस के सामने दवाइयां बनी हुई हैं, मगर ज्यादातर वायरस के सामने दवाइयां बनी नहीं है। तो इम्यूनिटी को डेवलप करना, इम्यूनिटी को ठीक करना, यही ज्यादातर हमारा काम रहता है। तीसरा है वो है फंगस। फंगस कोई भी लग जाने से हमें रोग होता है। फूड पर फंगस हो जाना, बाकी जगहों पे फंगस होना, जहां पे मॉइस्चर रहता है वहां फंगस बन जाती है। एक्जिला है और बाकी सारे शरीर के ऐसे अवयव हैं जहां भी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो फंगस जो है वो तीसरा इन्फेक्शन का प्रकार होता है। और चौथा जो प्रकार आता है उसमें वो है पैरासाइट या कई बार प्रोटोजुआ। पानी में कुछ आ जाते हैं ऐसे प्रोटोजुआ, मच्छर के काटने से कुछ हो गया, पैरासाइट्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो पैरासाइट्स कुछ ऐसे पानी वगैरह में आ जाने से भी ये होता है। तो यूजुअली ये चार प्रकार के इन्फेक्शन रहते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट। और ये चार प्रकार से रोग होने की संभावना रहती है इन्फेक्शियस। पहला हुआ फिजियोलॉजिकल, दूसरा हुआ इन्फेक्शन। तीसरा रोग का प्रकार है वो है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी माने माता पिता से बच्चों में जो रोग आने की संभावना है, दादा दादी से, नाना नानी से भी जो रोग आने की संभावना है, उसको हेरिडिटरी डिसीज कहा जाता है। हेरिडिटरी डिसीज के दो प्रकार रहते हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर और एक नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर और नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उसका मतलब है कि जो रोग जिनकी पैटर्न चेंज होने से आते हैं माता पिता से, जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है, डाउन सिंड्रोम है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो
जेनेटिक पैटर्न के चेंज होने से ये डिसीज होते हैं, हेरिडिटरी हैं, मगर उसमें जीन्स की जो संरचना है वो भी बिगड़ती है। और जो नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उसमें जीन सिर्फ कैरियर के रूप में काम करता है उस रोग को, जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है। धीरे धीरे उसमें भी रोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हेरिडिटरी डिसीज दो प्रकार के, एक में जेनेटिक पैटर्न चेंज होगी, सेरेब्रल पाल्सी या डाउन सिंड्रोम जैसा, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे, और दूसरे नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें जीन एज ए कैरियर काम करते हैं। और चौथा जो प्रकार डिसीज का है बेसिकली वो है डेफिशिएंसी डिसीज। शरीर में अलग अलग प्रकार के विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से जो रोग होते हैं उसको डेफिशिएंसी डिसीज के रूप में देखा जाता है। खास करके आजकल जो कॉमन डेफिशिएंसी डिसीज हमारे सामने आते हैं, विटामिन B12, विटामिन डी, इसके बाद विटामिन ए, विटामिन सी, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये मुख्य रूप से चार प्रकार जो हैं वो डिसीज के देखे जाते हैं। एक और तरीके से अगर डिसीज के प्रकार देखते हैं तो दो प्रकार, तो उसमें एक्यूट और क्रॉनिक ऐसे दो प्रकार आते हैं। जो रोग इमीडिएट उत्पन्न होते हैं, कुछ समय में उत्पन्न हुए हैं,
उसे एक्यूट रोग की कक्षा में रखा जाता है। और जो रोग ऐसे हैं जो लंबे समय तक शरीर में रहते हैं, या लंबे समय से शरीर में रहते हैं, उसको क्रॉनिक डिसीज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एक्यूट और क्रॉनिक, ये दो प्रकार और जो है वो डिसीज के अलग तरीके से देखे गए। एक्यूट तुरंत उत्पन्न होता है या कम समय से उत्पन्न हुआ रोग है, उसको एक्यूट कहा जाता है। और क्रॉनिक है वो लंबे समय से जो चल रहा है, उसको क्रॉनिक कहा जाता है। खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऐसे डिसीज होते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं। इसके अलावा भी डिसीज के दो प्रकार और माने गए हैं। एक डिसीज का प्रकार है कम्युनिकेबल डिसीज, और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब होता है कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। दो व्यक्तियों के संपर्क से एक व्यक्ति का रोग दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। ऐसे जो रोग हैं उसको कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर रखा जाता है। और जो रोग दो व्यक्तियों के संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की कंडीशन में रखा जाता है। तो हम सबको पता है कोरोना जैसा डिसीज है वो कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर है। सिंपल सी सर्दी खांसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है, तो ये भी कम्युनिकेबल है। और बाकी सारे जो डिसीज हैं, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन या ऐसे बहुत सारे डिसीज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की कंडीशन में आते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के डिसीज जो हैं वो आजकल हमारे सामने
आते हैं, जैसे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, माने अबव 60 इयर्स, माने अब ये संकल्पना भी चेंज हो रही है धीरे धीरे, मगर शरीर के जो अवयव हैं उसमें डिजेनरेशन रिवर्स ऑर्डर में कुछ काम होना शुरू होता है, तो ये डिजेनरेशन यूजुअली सीनियर सिटीजन में आफ्टर 50 आफ्टर 60 डिजेनरेटिव डिसीज देखे जाते हैं, और उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है जेरियाट्रिक केयर। तो ये एक डिसीज ऐसा है जो हमारे सामने नया नाम देखा जाता है। कुछ रोग ऐसे हैं जो जिसका कारण मन में है मगर वो व्यक्त शरीर में होते हैं, ऐसे रोगों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। जिन रोगों का कारण जो है वह मन में है मगर उसके लक्षण शरीर में उत्पन्न होते हैं, ऐसे रोगों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बताया जाता है। जैसे एसिडिटी, अस्थमा। अस्थमा के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से एक साइकोसोमेटिक प्रकार भी रहता है। ऐसा ही तीसरा नाम जो हमारे सामने आ रहा है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। माने व्यक्ति की लाइफस्टाइल खराब होने से जो रोग होते हैं उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। और इसमें भी ओबेसिटी, डायबिटीज, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो सिर्फ लाइफस्टाइल के बिगड़ने से होते हैं। तो इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता है। दो प्रकार के रोग आज धीरे धीरे देखने को मिलने रहे हैं, जो भी वैसे नए हैं। एक है एनवायरमेंटल डिसऑर्डर, माने वातावरण के खराब होने से जो रोग होते हैं हमारे शरीर या मन पर, उसके लिए एक नया प्रकार धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो है एनवायरमेंटल डिसऑर्डर। वातावरण के बिगड़ने से जो शारीरिक या मानसिक रोग होते हैं उसे एनवायरमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। और उसमें कई प्रकार के स्किन डिसीज या अस्थमा, बहुत सारे विषय उसमें चलते हैं। और उसी तरह से रोग का एक प्रकार है जिसको कहा जाता है आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर। आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर माने चिकित्सक की भूल की वजह से, चिकित्सा देने वाले थेरापिस्ट या डॉक्टर, इनकी भूल की वजह से जो रोग होते हैं उसे आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वो रोगों के अलग अलग प्रकार जो हैं वो हमारे शास्त्र ने बताए हैं। हमारे शास्त्र माने सिर्फ भारत की बात नहीं है, भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये कुछ प्रकार मैंने आपके सामने रखे। इन विषयों पर भी कल
चर्चा जारी रखेंगे और समय रहा तो यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये विषय है। प्रश्न है वो कल ही पूछना, अब आज के लिए थोड़ी और सूचनाएं हैं, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन है वो लिख के रख देना अपनी नोट में। कल शुरुआत वहीं से करेंगे, कल लेक्चर की शुरुआत आप लोगों के क्वेश्चन से करेंगे। पहली सूचना है कि जो आप लोगों की जो मिड एग्जामिनेशंस हैं उसकी जो डेट्स हैं उसमें सबसे पहली है वो 29 मार्च है इस महीने की, जिसमें ये पहली एग्जाम रहेगी 29 मार्च। सेकंड एग्जाम जो है वो 26 अप्रैल को होगी। तीसरी एग्जाम 31 मई। तो माने आपकी जो 3 पेपर हैं सेम 4 में, उन तीनों की मिड एग्जाम 29, 26 और 31 में हो जाएगी। इसमें इसके बाद 27 या 28 जून, 27 या 28 जून के आसपास आपका IR2 होगा। अभी 27 जून लिख लीजिए। तो 27 जून जो है वो आपका IR2 होगा। IR2 में क्या करना है, क्या विषय है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और IR1 के बाद जो भी आपके सजेशंस आपको मिले हैं उस सजेशन के हिसाब से आप लोग अपना काम शुरू करेंगे और उस काम का प्रेजेंटेशन, उस डाटा का एनालिसिस करके उसका प्रेजेंटेशन जो है वो आपको IR2 में रखना होगा। तो 27 जून के आसपास ये IR2 हो सकता है। दैट्स डिपेंड ऑन योर वर्क एक्चुअली, मगर फिर भी अभी हमें ये मान के चलना है कि 27 जून को ही IR2 होना है और उससे पहले से हमारा काम खत्म हो जाए और जुलाई जो है वो हमें मिले डिसर्टेशन को फाइनलाइज करने में, उसकी फाइनल प्रिंट आउट निकालने में, उसका बाइंडिंग करने में, उन सारे विषयों में हमारा समय जा सकता है। तो ये विषय लेकर हम चलेंगे। तो ये 4 डेट जो हैं वो हमारी होनी है। ठीक है, 29 मार्च को जो एग्जाम है उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 ये 2 होने वाली हैं और उसको ध्यान में रखते ही हम प्रिपरेशन करेंगे। अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाएंगे सभी।